Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance, and today I'm here to tell you what is the need to create smart classes. स्मार्ट क्लासेस की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों हमने इस तरीके की क्लासेस को प्रोड्यूस करने की बहरहाल जो है वो कोशिश की है। आए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्री कोविड बैक इन 2019, 2018, 2017, 2016 मेरा खुद का सीए 2012 में स्टार्ट हुआ, तो 2012 से लेके 2017 तक जब तक मेरे तमाम पेपर्स क्लियर हुए तब तक हमने फिजिकल क्लासेस देखी। क्लास में 250 बच्चे बैठे हुए हों, 300 बच्चे बैठे हुए हों, आखिरी रो में हमें जगह मिले, सुबह 7 बजे क्लास हो, रात को 10 बजे क्लास हो, 8 बजे क्लास हो, वी हैड टू रीच टू आवर क्लासेस। जब तक कैफ में थे, मॉड्यूल ए बी सी डी उस वक्त नाम हुआ जाता था, जब तक मॉड्यूल ए बी सी डी कर रहे थे या कैफ के एग्जाम्स दे रहे थे तब तक तो सब सही था। जैसे ही आर्टिकलशिप में गए, सीए फाइनल्स की तरफ गए, तो फिर ऑफिस से शाम को 6 बजे निकलो, क्लास लो, उसके बाद आपके सीनियर का टेक्स्ट मैसेज डाला हुआ होता था कि नहीं जी ऑफिस वापस आना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। खैर, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी सीए की जर्नी को बड़ा इंजॉय किया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2020 कोविड का टाइम, कोविड के टाइम पे इंडस्ट्री के डायनामिक्स, एजुकेशन के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए। जिस टेक्नोलॉजी को हमें आने वाले 10 साल के अंदर अडॉप्ट करना था, उस टेक्नोलॉजी को हमने 1 साल में अडॉप्ट कर लिया। हम चले गए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वीडियो क्वालिटीज़ के ऊपर, हम चले गए बहुत ज़्यादा विजुअल बेस्ड लर्निंग के ऊपर, हम चले गए बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, जूम के ऊपर, हमारी मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, हमारे ऑफिस का स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से हाइब्रिड की तरफ चला गया। 2-3 महीने 4 महीने तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्मूथली अडेप्ट तो हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी का इंटेक वहाँ पर 100% मौजूद था। हमारी क्लासेस का भी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। हमारी क्लासेस में 3 तरह के मोड्स इंट्रोड्यूस हो गए। एक फिजिकल क्लासेस जो कि व्हाइट बोर्ड पर होती थी, दूसरा लाइव क्लासेस जो उसी फिजिकल क्लास को घर पे बैठ के एक्सपीरियंस किया जाता था, और तीसरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जब क्लास हुई मुकम्मल, उसे आपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया। अब जब आपने पोर्टल पे उसको अपलोड किया तो स्टूडेंट घर पे बैठ के जब उसे ज़रूरत पड़ती उन लेक्चर्स को देख लेता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल क्लासेस के लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी घर जाने के बाद उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एग्जाम से पहले एक दफ़ा देखते ज़रूर है। एक चंक है बहुत बड़ा जो लाइव क्लासेस की तरफ प्रेफर करता है, और एक बहुत बड़ा चंक है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाता है। एक दफ़ा आपकी फिजिकल क्लास या लाइव क्लास मिस हो जाए तो आपको भी बहरहाल फिर रिकॉर्डिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, ये 3 मोड्स आ गए, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन 3 मोड्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे थे, लेकिन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ने ये बात कंसिस्टेंटली नोट की पिछले 2-3 साल में कि लेक्चर्स टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहे। इस पर मीम्स बनती थी। वो आपको याद होगा, धमाल मूवी का एक सीन है जिसमें हमारे जो आदि मानव हैं, आदि जो है वो बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि जी कितनी स्पीड से, कितने टेम्परामेंट से गाड़ी वहाँ पर जो है वो पहुँच जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स एस्टिमेट करते थे कि 2x पर, 3x पर, 4x पर, और किस तरीके से हमारे लेक्चर्स 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं सर इब्राहिम से, सर मुर्तज़ा से हमेशा ये बात करता था, सर अली से हमेशा ये डिस्कस करता था कि यार जब लेक्चर्स हैं अपनी जगह पे तो इनको देखने में मसला क्या है? ये क्यों ये लेक्चर्स नहीं देख पाते? क्यों ये आखिरी दिन तक कैलकुलेशन करते रहते हैं? अच्छा, ये वही स्टूडेंट है, ये वही स्टूडेंट है जो इरफान जुनीजो को आराम से देख रहा है, जो जुनैद अकरम को आराम से देख रहा है। उनके लेक्चर्स, उनकी वीडियोस देखने में, उनके व्लॉग्स देखने में कोई मसला नहीं पेश आ रहा। यही स्टूडेंट इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को आराम से देख रहा है। इसे आप ध्रुव राठी की वीडियो दिखा दें, ये देख लेगा। इसे आप अभिनीयु की वीडियो दिखा दें, ये देख लेगा। इसे आप नीतीश राजपूत दिखा दें, ये देख लेगा। इनके लिए कोई मसला नहीं है। 1-1 घंटे के जो है वो सीजन्स होते हैं, 2-2, 4, 5-5 घंटे के सीजन्स होते हैं। नेटफ्लिक्स पे हम आराम से बैठ के देख लेते हैं, बिंज वॉचिंग कर लेते हैं। तो ये लेक्चर जो एग्जाम में पास करवा रहा है, ये क्यों देखने के लिए स्टूडेंट जो है वो राजी नहीं है? क्या इन लेक्चर्स में इंटरेस्टिंग बातें नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। क्या इन लेक्चर्स में टीचर्स ह्यूमर नहीं क्रिएट करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है? जब कंटेंट अच्छा है, जब बात उसके अंदर मीनिंगफुल की गई है, जब उससे आपको मिलने वाला एक फ़ायदा है, तो उस लेक्चर को लेने में, अटेंड करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्या वजह क्रिएट होती है कि स्टूडेंट्स को नहीं देख पाते? आइए इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, आज आप अपनी हर चीज़ के लिए यूट्यूब को रेफ़र करते हैं। हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी, प्रॉपर ऑडियो, आपके सामने एक तरीके की वीडियो जो है वो प्ले हो रही होती है। आप इंस्टाग्राम की बात कर लें, बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी न्यूज़ फीड, बहुत सारी इमेजेस आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं। बड़ी अच्छी इमेज क्वालिटी, कलर्स बहुत प्रॉपर,
इतना ज़बरदस्त प्रोसेस उसके ऊपर बना हुआ होता है कि आप बहुत आराम से तमाम चीज़ों को स्क्रॉल करते चले जाते हैं और देखते चले जाते हैं। हमने ये सोचा कि यार जो वीडियो क्वालिटी इरफान जुनीजो जैसे लोग, जुनैद अकरम जैसे लोग अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लेक्चर्स में क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? ये कंसिस्टेंसी, ये सिंगल लर्निंग मेथोडोलॉजी हम अपने लेक्चर्स में क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? हमारा स्टूडेंट उस पूरी सी स्क्रीन के ऊपर साइड में छोटे से टीचर को, जिसकी कुर्सी ज़्यादा नज़र आ रही है, टीचर कम नज़र आ रहा है, इस तरह की वीडियो को क्यों देखे? इस तरह के लेक्चर्स को क्यों देखे? किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, किसी की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही, किसी के कलर्स आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा लिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहा है। तो इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी को कैसे अवॉइड किया जाए? कैसे स्टूडेंट्स के लिए तमाम चीज़ों को कंसिस्टेंट विद अ प्रॉपर प्रोडक्शन ग्रेड क्वालिटी लाया जाए? कैसे लेक्चर्स को इस तरीके का बनाया जाए कि यार वो इंगेजिंग हो, वो अट्रैक्टिव हो? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर फिर फिजिकल क्लासेस ही होनी चाहिए पूरी। लेकिन जो फिजिकल क्लास देने का दावा भी करते हैं ना, वो भी 15 क्लासेस के बाद 60-70% कोर्स रिकॉर्डेड ही अपलोड करते हैं। इस बात में कोई तजाद नहीं है। कोई भी मेरी बात इस वक्त सुन रहा होगा, कोई भी इस वक्त फिजिकल क्लासेस को कम्प्लीटली अगर ऑफर कर रहा है, आप जाके उनके स्टूडेंट से फीडबैक लें, आपको 100% ये बात समझ में आ जाएगी कि 70-80% उनका कोर्स प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अपलोड होता है। शुरू की 15, 20, 25 क्लासेस अच्छे तरीके से होती हैं, उसके बाद सारा का सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पड़ा होता है। कहीं पर कॉन्सेप्ट्स डिलीवर होते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपलोड हो जाती है, कहीं क्वेश्चंस क्लास में होते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पोर्टल पर अपलोड हो जाते हैं, कहीं पर जल्दी कोर्सेज ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स खुद रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेते हैं। तो जब एक बात हमने मान ली कि हम फिजिकल क्लास लें तो भी हमें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, हम रिकॉर्डेड पे जाएं तो भी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा, तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? ये ऐसे इंगेजिंग लेक्चर्स क्यों नहीं हो सकते जैसे आप एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं? ये इतनी इंगेजिंग कंटेंट क्यों नहीं हो सकता जैसे आप यूट्यूब के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं? ये इतनी इंगेजिंग इमेजेस का काम क्यों नहीं हो सकता जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी न्यूज़ फीड को चेक कर रहे होते हैं? अगर हो सकता है तो बिल्कुल स्मार्ट क्लासेस के अंदर यही चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये स्मार्ट क्लासेस के अंदर यही कंसिस्टेंसी, यही क्वालिटी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। आए सबसे पहले हम कैफ के एक सब्जेक्ट की एक वीडियो देखते हैं। एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करता है, उन इनकम्स को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करता है। एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करेगा, उन इनकम को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई कर रहा होगा। या तो वो सैलरी होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो पहला काम हमने क्या करना है कि हम पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेंगे, इन इनकम को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करेंगे, आइदर सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। देखिए, जब भी हम हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे, कोई भी हम हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो हर हेड की इनकम की कैलकुलेशन में 2 चीजें आ रही होंगी। वन इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, वन इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम। हर हेड में हम अमाउंट चार्जेबल वर्कआउट करेंगे। अमाउंट चार्जेबल का मतलब है कि हमारे हर रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में कौन सी अमाउंट या कौन से इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कौन सी अमाउंट या कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल। इस अमाउंट चार्जेबल से हम माइनस कर रहे होंगे अलाउबल डिडक्शंस। आसान अल्फाजों में कहूं तो उस इनकम को कमाने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स किए हैं, उन अमाउंट्स को, उन एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंडिचर्स को अलाउबल डिडक्शंस का नाम दिया गया है। तो हम जिस भी हेड की इनकम कैलकुलेट करें, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इनकम हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, हर हेड ऑफ इनकम में हमारे पास अमाउंट चार्जेबल माइनस एक्सपेंसेस यानी कि अलाउबल डिडक्शंस आएंगे और हमारे पास हर हेड की इनकम कैलकुलेट हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी बिजनेस में जो सेल्स है, ये सेल्स मेरे लिए अमाउंट चार्जेबल है, लेकिन उस सेल्स को जनरेट करने के लिए मैंने डिफरेंट एक्सपेंसेस, डिफरेंट कॉस्ट भी बर्दाश्त की होगी। तो हम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे लिए अलाउबल डिडक्शंस कहलाए जाएंगे। अभी आपके सामने से एक क्लिप गुजरा। इस क्लिप में आपने क्या देखा? सर मुर्तज़ा एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे थे। थोड़ा सा आप इसके अंदर ये नोट करें कि उनकी फेस वैल्यू आपको किस तरह से नज़र आ रही है। क्या इट इज़ एज गुड एज कि आप सामने खड़े एक टीचर से जो है वो बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स वो बता रहे थे, कहीं पर भी उनकी हैंड राइटिंग शामिल नहीं थी, वो एनिमेट होकर हमें वहाँ पर नज़र आ रहे थे। और जिस वक्त जो बात की जा रही है वो कॉन्सेप्ट वहीं डिलीवर हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन लगाते हैं, रीड करते जाते हैं, हाईलाइट करते चले जाते हैं, रीड करते चले जाते हैं, हाईलाइट करते चले जाते हैं।
आप अपना इंटरेस्ट 8वें 10वें मिनट में ही लूज़ कर देते हैं, 12-15 मिनट में ही लूज़ कर देते हैं। अरे वीडियो के अंदर तो ये तशनगी रहनी चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, तो जो बात टीचर करता चला जाए वो कॉन्सेप्ट नज़र आता चला जाए। यही फ्लो चार्ट जो आपको आज इस डायग्राम में नज़र आया है, इसी फ्लो चार्ट के अंदर आप इसका एक स्क्रीनशॉट या इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। दिस विल सर्व यू एज अ समरी फॉर दिस टॉपिक, या इस वीडियो लेक्चर की एक समरी आपके पास बन सकती है। दोबारा से आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने एक दफ़ा ये समरी जो अभी आपने एक एनिमेटेड क्लिप के अंदर देखी है, ये समरी आपके पास जो है वो बनी हुई आ रही हो। अब आएँ इसी तरीके से एक और क्लिप यहाँ पर हम देखते हैं। सर स्कोप लिमिटेशन कैसे हो सकती है? ऑन अकाउंट ऑफ, देखिए स्कोप लिमिटेशन हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ व्हेन द स्कोप लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। सही है, मैनेजमेंट आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करे। फॉर एग्जांपल, आप कहो कि मुझे आपके बैंकर को कंफर्मेशन भिजवानी है, मैनेजमेंट कहे नहीं, मैं आपको बैंकर को कंफर्मेशन भिजवाने नहीं दूंगी। आप कहो कि मुझे इस कस्टमर के अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस चाहिए, गुड्स डिलीवरी नोट चाहिए, मैनेजमेंट आपसे कहे नहीं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर आप कहो कि मुझे फला वेयर हाउस जाना है और वहां पर जाकर इन्वेंट्री काउंट करनी है, मैनेजमेंट आपसे कहे नहीं, मैं आपको इन्वेंट्री काउंट करने नहीं दूंगी। व्हेन द स्कोप लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। इसी तरीके से स्कोप लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सही है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट कहती है मैं तो चाहती हूं आपको सब कुछ दिखाना, लेकिन हालात ऐसे कि मैं आपको नहीं दिखा सकती। सर क्या मतलब इसका मतलब यह कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसके हेड ऑफिस में आग लग गई थी, सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप कहते हो जीडीएन दिखाओ, मैनेजमेंट कहती है कैसी बात कर रहे हो यार, आग लग गई है। ठीक है, आप कहते हो यार सेल्स इनवॉइस दिखाओ, मैनेजमेंट कहती है यार कैसी बात कर रहे हो, आपको पता तो है भाई आग लग गई है, सारा का सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। या अगर नैब या एफबीआर ने आके आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज कर लिया, एग्जैक्ट कंपनी का अगर आपको याद होगा कि वो जो जाली क्वालिफिकेशन को पहले इल्जामात लगे थे कि वो जाली क्वालिफिकेशन डिग्रीज वगैरह बनाती थी, और एफआईए नैब ने आके उनके सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सीज कर लिया था। अब जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही सीज होगा और अब आप बोल रहे हैं मुझे जीडीएन दिखाओ, मुझे जीआरएन दिखाओ, मुझे सेल्स इनवॉइस दिखाओ, मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वाउचर दिखाओ, मैनेजमेंट आपको कैसे दिखा सकती? मैनेजमेंट चाहती है आपको दिखाना, लेकिन हालात ऐसे हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, अगर स्कोप लिमिटेशन होगी तो हमने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि क्या ये मटेरियल है। अब आ जाए जी, ये दूसरी क्लिप आपने देखी, इस दूसरी क्लिप में भी क्या बात करने वाला टीचर वैसे ही मौजूद है? बिल्कुल। क्या उनके कॉन्सेप्ट्स उसी तरीके से एनिमेट होकर आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या वीडियो क्वालिटी वैसी ही है? बिल्कुल। क्या ऑडियो क्वालिटी वैसी ही है? बिल्कुल। सर आप ऑडियो पे वीडियो पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने 70-80 घंटे 50-60 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करना होता है। अगर आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है आप थक जाएंगे, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है आप बोर हो जाएंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से वहाँ पे लिखे नहीं आ रहे आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। पहली क्लिप जो आपने देखी और अब जो दूसरी क्लिप यहाँ पर देखी, दोनों के अंदर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड अपनी जगह पर है। अब आएँ एक और वीडियो यहाँ पर देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड दूं, क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पर हम डीसी मार्वल जो है उसकी मूवीज़ देखते देखते हुए हैं बड़े, तो हमारे दिमाग में ना हीरोइज्म का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यार हीरो वो होगा जो विलन से फाइट करने के बाद, सारे विलन्स को बीट करने के बाद एंड में जख्मी ही सही लेकिन एंड में विनर जो है वो आपके सामने वो होगा। और क्योंकि विनर वो होगा तो हीरोइज्म के अंदर इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ अ फाइट इन्वॉल्व्ड। नाउ एज मच एज दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेबल इन बॉलीवुड एंड इन हॉलीवुड, रियल लाइफ बिजनेसेस ऐसे काम नहीं करते। रियल लाइफ के अंदर अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप एंड में हीरो नहीं रहेंगे, आप अपना विनिंग पोटेंशियल जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली पोर्टर 5 फोर्सेस के मॉडल में पोर्टर भाई ने तो ये बात नहीं की, ये बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पोर्टर भाई की थ्योरी का जो कंक्लूजन था वो ये था कि आपकी स्ट्रेटेजी की, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी स्ट्रेटेजी की क्वालिटी पर और आपकी टीम और आपकी लीडरशिप पर डिपेंड नहीं कर रही। वाइल यू माइट हैव एवरीथिंग इन प्लेस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन देयर इज अ चांस कि आप उतना प्रॉफिट ना कमाएं जितना प्रॉफिट आप ओरिजिनली प्लान कर रहे थे। तो पोर्टर 5 फोर्सेस ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जनाब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके रिजल्ट्स, आपकी सक्सेस वो आपसे ज़्यादा आपके कंपटीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप में से वो बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं और मे बी उनके दिल के किसी कोने के हिस्से में ये नियत हो कि यार हमने मेरिट स्कोर करना है, तो मैं आपके लिए सेम बात बोलूँगा, आपका मेरिट सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि उस अटेम्प्ट में, उस सेशन में जिसमें आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे थे, बाकी कितने बच्चे जो है वो एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे थे, उन बच्चों की क्या क्वालिटी थी और उन्होंने कितनी मेहनत की। सो इवन इफ यू एंड अप विद एन 85 स्कोर, अगर आपसे ज़्यादा किसी ने 88 स्कोर कर लिया तो डिस्पाइट दैट यू बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट आपका मेरिट तो नहीं आता।
तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी, अगेन कंपनी की लीडरशिप स्किल्स और कंपनी की टीम की कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कंपटीशन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज फोर्सेस वन बाय वन कि सर वो फोर्सेस हैं क्या। इस क्लिप के अंदर आपने एक और चीज़ नोट की होगी जो पिछली 2 क्लिप्स के अंदर भी मौजूद थी। इस क्लिप के अंदर आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि आपके पास बैकग्राउंड में कुछ फुटेजेस नज़र आती हैं जब किसी कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, जब कोई एग्जाम्पल बताई जाती है, जब कोई बात ऐसी की जाती है, तो उससे रिलेटेड एक विजुअलाइजेशन बैकग्राउंड के अंदर चल रही है। ये आपको हेल्प करती है अपनी एग्जाम्पल को मज़ीद इमेजिन करने में, मज़ीद सोचने में और अपने जहन में उसको रजिस्टर करने में। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है मिसाल के तौर पे कि जी फलाना कंपनी ये काम कर रही है और पीछे बैकग्राउंड में एक कंपनी बनी हुई आ रही है, आप उसे बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे, आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आप उसके साथ इंगेज हो पाएंगे। ये वो मेथड्स हैं जो आज हाईएस्ट कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियोस के अंदर इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका व्यूअर बात को आराम से समझ सके। तो हम भी अपने स्टूडेंट के लिए यही चाहते हैं कि वो बात को आराम से समझ सके। देखिए एक कंटेंट क्रिएटर श्रीलंका का मैच देखने जाता है, श्रीलंका जो है वो एशिया कप का मैच देखने जाता है, वो जब एक हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसका मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा रोल या इंपॉर्टेंस नहीं है, 6 महीने में मैंने उस मैच को भूल जाना है, यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ करने जा रहे हैं जिससे आपका आगे का करियर, आपकी प्रोग्रेशन, आपकी पढ़ाई, आपके रिवॉर्ड्स, हर चीज़ कनेक्टेड होगी। तो हम क्यों ना उन कॉन्सेप्ट्स को आपके जहन में इंगेज करवाएं, हम क्यों ना उन कॉन्सेप्ट्स को आपके जहन में प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाएं। इस तरह का कंटेंट डिलीवर करें कि आप प्रॉपर्ली उसे न सिर्फ रजिस्टर कर सकें बल्कि याद रख सकें कि सर ने यहाँ पर क्या बताया था। फिजिकल क्लासेस में तो चलिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कंपनी बोलूँ तो मुझे कंपनी दिखाई दे, मैं एक ट्रेनी या ऑडिट ट्रेनी की एग्जांपल दूँ तो मुझे एक ऑडिट ट्रेनी दिखाई दे, मैं टैक्स की एग्जांपल बोलूँ तो मुझे टैक्स की कोई फुटेज जो है वो दिखाई दे, मैं लॉ की बात करूँ तो मेरे सामने एक किताब बनी हुई आ जाए जो बेयर एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये पहले तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें आती चली जा रही हैं। और देखिए ये शिकायत ना कीजिएगा कि जब इस तरह की अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो पहले वेस्ट में आती हैं, पाकिस्तान उन्हें बहुत लेट अडॉप्ट करता है। ये 2020 ये 2-3 साल में पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है और हमने हमारी क्वालिफ़िकेशन के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट इंगेजिंग लेक्चर्स देने के लिए इस क्वालिटी को जो है वो अडॉप्ट किया। ये पूरा इसके अंदर जो है वो आइडिया है, जो फुटेज चलाने के पीछे जो है वो मकसद है। अब आएँ एक और वीडियो क्लिप यहाँ पर देखते हैं। पहले सिविल लॉ की डेफिनेशन समझने से पहले हम कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। आप अपने अपार्टमेंट की गैलरी में आए और आपने अपनी बेगम की बनाई हुई बासी कड़ी जो है वो नीचे फेंक दी। एक पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला जा रहा था, वो कड़ी उसके ऊपर गिरी और उसके कपड़े सारे खराब हो गए और वो इंटरव्यू के लिए वक्त पे पहुंच नहीं सका। सेकंड एग्जांपल, आपका नेबर रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे म्यूजिक प्ले करता है, यू कैन नॉट हैव कंफर्टेबल स्लीप। थर्ड एग्जांपल, आपका एडजेसेंट नेबर अपने घर की दीवार ऊंची कर रहा है, उससे यह होगा कि आपके घर में कुदरती रोशनी, कुदरती हवा कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। चौथी एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में गए ऑपरेशन करवाने के लिए, सर्जरी आपकी हो गई, सर्जन जो है वो आपके स्टमक में टॉवल भूल गया, सीजर भूल गया। ये 4 एग्जांपल हमने लिए हैं। इन 4 एग्जांपल में क्या हो रहा है, हम सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं। तो वो लॉ जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, उसको सिविल लॉ कहते हैं। यानी इन एग्जांपल्स में स्टेट, रियासत, हुकूमत, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो सिविल लॉ की डेफिनेशन क्या हो गई, वो लॉ जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, जो पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को रेगुलेट करता है, उसको डिस्कस करता है, वो सिविल लॉ है। तो सिविल लॉ में स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे। क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन क्या है, लेकिन उससे पहले हमें एक सब डेफिनेशन समझनी होगी। ऑफेंस क्राइम का मतलब क्या है? ऑफेंस क्राइम का मतलब क्या है? मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, ये सीवियर किस्म के ऑफेंसेस हैं, ये सीवियर किस्म के क्राइम है। तो स्टेट, रियासत ने कानून के जरिए, कानून का नाम है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, इन एक्ट को, इन हरकतों को फॉरबिडन डिक्लेयर कर दिया है और इनके ऊपर ऑफेंस क्राइम का ठप्पा लगा दिया है। 4 टीचर्स की 4 वीडियो क्लिप्स अब तक आपने देखी। सबके अंदर कंसिस्टेंसी 100% मौजूद है, सबके अंदर एक तरीके से डिलीवरी हो रही है, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली एनिमेट हो रहे हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे सवाल वगैरह करवाए जा रहे हैं, उनकी भी क्लिप्स और वीडियो सैम्पल्स जो है वो आपके सामने कुछ देर में मौजूद हो जाएंगे। लेकिन
इन चारों क्लिप्स के अंदर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर वीडियो क्वालिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट, इसको मेक श्योर करने की कोशिश की गई है। सर तो क्या फिजिकल क्लास होगी ही नहीं? क्या लाइव क्लास होगी ही नहीं? क्या हम टीचर के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे? सिर्फ हम सूटेड बूटेड इसी तरीके से देखेंगे उनको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा आपके स्कूल के ज़माने में चलते हैं। स्कूल के दौर में क्या होता था? स्कूल के दौर में ये होता था कि एक होता था क्लास वर्क, एक होता था होमवर्क। इसी तरीके से हमारी सीए की जो कैफ लेवल की स्टडीज़ हैं उसमें भी यही है। हम आते हैं, क्लास में कुछ चीज़ें करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हमें टीचर्स होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड कर देते हैं कि ये आपने घर पे जो है वो प्रैक्टिस करनी है। टर्मिनोलॉजीज़ यही हैं, बस सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है। पहले आप क्लास वर्क क्लास में करते थे और होमवर्क होम पर। अब थोड़ा सा हमने इस मेथोडोलॉजी को भी चेंज करने की कोशिश की है। ये जो लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, जो क्लिप्स आपके पास आती चली जा रही हैं, लेक्चर्स आते चले जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पोर्टल का डेमो भी जो है वो दिखाया जाएगा। लेक्चर्स किस तरीके से आपके पोर्टल पे मौजूद हैं ये भी दिखाया जाएगा। वंस आपके पोर्टल पे लेक्चर्स आ गए, उसके साथ आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा। उस स्टडी प्लान के अंदर ये बात 100% कन्फिगर्ड होगी कि आपने कब किस वक्त कौन से कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। ये वो टाइम था जो अमूमन आप अपनी क्लास में स्पेंड करते थे, पेट्रोल जला के, ख़ुद को भी जला के, धूप में, दोपहर में, शाम में, सुबह आप क्लास में आके ये काम करते थे। ये काम आपने सुकून के माहौल में बैठ के हाईएस्ट इंगेजिंग क्वालिटी लेक्चर्स के साथ पूरा कर लेना है। वंस ये वाली चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो अब जो 1, 2 सवाल, 3 सवाल आप होमवर्क पे घर पे किया करते थे, उसके लिए आप वीकली बेसिस पर फिजिकल क्लास में आएंगे, वीकली बेसिस पर इंटरैक्टिव लाइव क्लास में आएंगे। इन लाइव क्लासेस का मकसद क्या होगा कि जो एडिशनल प्रैक्टिस पहले आप अकेले बैठ के किया करते थे, वो एडिशनल प्रैक्टिस आपको क्लास में करवाई जाएगी। ऐसे नहीं कि टीचर आया, उसने बताया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आपको मौका दिया जाएगा उनको सॉल्व करने का। एंड द टीचर विल हैव अ कंप्लीट राउंड इन द क्लास कि कौन कितना कॉन्फिडेंटली अपने सवालात को सॉल्व कर रहा है। दिस विल ऑल्सो सर्व एज अ पर्पस ऑफ असेसमेंट एज वेल। कौन कितने अच्छे तरीके से अपने सवालात को जो है वो हल कर रहा है, और फिर वहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन करवाया जाएगा उस सवाल का। साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, Q&A होता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे फलाना चीज़ समझ नहीं आई, मुझे फलाना चीज़ समझ में नहीं आई, वो सारी की सारी चीज़ इससे हैंडल हो जाएगी। इससे एक और फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये होगा कि आपके लेक्चर्स आखिरी दिन के लिए पाइल्ड अप नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आखिरी 1 महीने में उठ रहे हैं। जब आपको फिजिकल क्लास का मैसेज आता रहेगा, पता चलता रहेगा कि जी सर ने Q&A सेशन लिया था, सर ने फलाना सवाल करवाया था, फलाना सवाल कराया था, तो अगर आप बोर्ड महसूस कर भी रहे थे तो अब आप क्लास में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं भी कर रहे थे तो अब आप क्लास में आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो स्मार्ट प्लान आप नहीं भी फॉलो कर रहे थे तो अब आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। वीकली बेसिस पे ये सेशंस होंगे, आप क्लास के अंदर मौजूद हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद आपको एडिशनल प्रैक्टिस करवाई जा रही है और आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जा रहा है। टीचर से आपकी मुलाकात हो रही है, उनसे आपकी बात हो रही है, वो अपने एक्सपीरियंस, आपकी क्वेरीज़ को हैंडल करना, सवालात करवाना, ये सारी चीज़ें उन वीकली सेशंस के अंदर करते चले जाएंगे। ये वीकली सेशंस आपको हेल्प करेंगे स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करने में। अब आएँ एक क्लिप हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप ना सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी हमने इससे पहले बात की जनाब के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा कंसर्न वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बारे में। अच्छा, ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने ना दुकान लगाई हुई। जरा ध्यान कीजिएगा, अभी पिक्चर के अंदर तो आपको दुकान में बहुत सारा सामान नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरे भाई ये अज्यूम कर लें कि इस भाई की दुकान में सिर्फ और सिर्फ एक आइटम सेल होता है, तीनों बेच रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भाई साहब मार्केट जाते हैं, मार्केट से 100 रुपए का ये आइटम बाय करके जो है वो लेकर आते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब लेक्चर के दौरान जो जो बातें मैं बोलता जाऊंगा ना, उन बातों पे जरा आपने गौर करना है, क्योंकि ये सवाल ना डिकोडेड फॉर्म के अंदर है। पेपर के अंदर सवाल कहानी की फॉर्म में आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ मूव करेंगे, और जब कहानी की फॉर्म में सवाल आपके पास आएगा तो आपने किस तरह डिकोड करना है वो भी इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है सर? अगर मैं ये किन्नू मार्केट से बाय करके लेकर आऊंगा तो 100 रुपए कॉस्ट आएगी। इसके अंदर इसकी परचेज प्राइस है, इसकी सारी की सारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का नाम दे दिया। इसके अंदर मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, इस तरह का आइटम आएगा। दूसरा, इसके पास ना 2 अदद फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने सवाल में समझाने की नियत से ये बात बोली है कि एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। हमारा कंसर्न इस बात से नहीं है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग है, एडमिन है, सेलिंग है। हमारा कंसर्न इस बात से है कि ये फिक्स कॉस्ट है। मैंने सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए आपको बात बताई। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या होगा सर? इस फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास मेरे भाई रेंट हो सकता है, पहले हमने बात की है। इस फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास मशीन की डेप्रिसिएशन हो सकती है,
और इस फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज की सैलरीज हो सकती हैं, और इस फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट हो सकता है। ये सारी बातें ना मैं चलते चलते इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारी बातें आगे भी आनी है पेपर में, ये सारी फिक्स कॉस्ट नाम के साथ आएंगी। अभी मैंने इसको सिर्फ 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया है। जो मोटी बात आपने समझनी है वो ये है कि हमारी फिक्स कॉस्ट इस वक्त 10 लाख के आसपास है। अभी आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लिप आपने अभी देखी, जिसके अंदर टीचर एक सवाल करवा रहे थे। इन क्लिप्स के अंदर क्या स्पेशलिटी है? 2 स्पेसिफिक बातें हैं इसके अंदर। एक तो हमने इसका भी फॉर्मेट तमाम टीचर्स के लिए कंसिस्टेंट रखा है। ऐसी ही कलर कोडिंग, इसी तरीके का फ्रेम और इसी तरीके की वीडियो क्वालिटी आपको इसके अंदर भी नज़र आ रही होगी। इतना ही क्लीन ऑडियो इसके अंदर भी सुनाई दे रहा होगा। दूसरी चीज़, एट द सेम टाइम जहाँ लिखने का टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टीचर्स लिख रहे हैं, हमने उस एरिया को आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि जहाँ पर आपने सिर्फ देखना है कि टीचर एक चीज़ को जो है वो राइट डाउन कर रहा है, वहाँ पर उसे फास्ट फॉरवर्ड करके कम से कम टाइम में उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिलीवर किया जाए। इस पूरी मेहनत की वजह से, चाहे आपके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हों या आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, इस पूरी मेहनत की वजह से आपका 125 घंटे 150 घंटे का लेक्चर हमारे पास 70-75 घंटे पर आके खड़ा हो गया। हम हाफ द टाइम में उससे बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ा करते थे। आपका 150 घंटे का कोर्स 70-75 घंटे पर आके मौजूद है और आप उसे आराम से जो है वो देख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 2x पे ले जाने की चीज़ों को, कोई ज़रूरत नहीं है आपने जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने की, कहीं पर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत आराम से अपनी लेक्चर्स को अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर देख सकते हैं और आपकी इंगेजमेंट इंशाल्लाह ताला कहीं पे भी इसके फीचर्स की वजह से टूटेगी नहीं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो स्मार्ट क्लासेस 70-75 घंटे की बस मेहनत है, हम तो 150-200 घंटे की क्लासेस लेते थे और इसमें तो बहरहाल क्या एफर्ट लगी होगी। तो आए ज़रा इसके प्रोसेस से गुजरते हैं। कितने रिगोरस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट रिकॉर्ड होता है, फाइनलाइज होता है और आप तक पहुंचता है। इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं। एक है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों फेजेस को आए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्री प्रोडक्शन। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो एक इतना कंसाइज फ्लो चार्ट, एक डायग्राम और टीचर एक प्रॉपर तरीके से कंसाइज वे में कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता है, इसके पीछे आवर्स एंड आवर्स का एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। जहाँ रिकॉर्डिंग करवाने से पहले टीचर अपने कमरे में बैठ के, अपने घर पे बैठ के, अपने स्कूल में बैठ के कहीं पर इसको प्लान करता है प्रॉपरली कि मैंने इसे किस तरीके से डिलीवर करना है। वो कौन सा फ्लो चार्ट है, वो कौन सी डायग्राम है, वो कौन सी इमेज है, वो कौन सी इलस्ट्रेशन है, वो कौन सी एग्जाम्पल है, वो कौन सी डिटेल है जो यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉपरली समझने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से इसको समझा जाए। सबसे पहले वो स्टेज गुजरता है जहाँ पे एक वेल थॉट आउट तरीके से टीचर्स प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद टीचर्स आते हैं हमारे पास, जो आपको स्टूडियो इस वक्त नज़र आ रहा है वहाँ पर। इस स्टूडियो में हमारे पास एक टीम मौजूद है, प्रोडक्शन टीम, जो लाइटनिंग के इक्विपमेंट को, कैमरा को, साउंड को, इन सारी चीज़ों को टीचर्स के लिए अवेलेबल करते हैं और इन्हें मैनेज करते हैं। जैसे ही टीचर्स यहाँ पर आते हैं और अपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को और अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए वो 3 चीज़ें कहते हैं, कैमरा, लाइट्स, एक्शन, और यहाँ पर लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। टीचर्स यहाँ पे अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद ये लेक्चर चला जाता है पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टीचर दोबारा से इस पूरे लेक्चर को सुनते हैं और सुनने के बाद 3 टीम्स को 3 चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। पहली टीम डिज़ाइन की टीम, उनको ये एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट डायग्राम किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। दूसरी टीम वीडियो एडिटिंग की, जिनको ये एक्सप्लेन किया जाता है कि इन्हें किस तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है, कब कौन सी बात किस तरीके से नज़र आएगी। और चौथी टीम तीसरी टीम जो इसके अंदर इंगेजमेंट क्रिएट करती है, उनको ये बताया जाता है कि वो कौन सी फुटेजेस हैं या वो कौन सी क्लिप्स हैं जो बैकग्राउंड में चलाई जाएँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो, बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग हो और उनकी अटेंशन बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो इन क्लासेस और इन लेक्चर्स को लेते वक्त। इस पूरे प्रोसेस से जब ये चीज़ गुजर जाती है और जब ये फाइनल एडिटिंग हो जाती है, सारी चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं, फिर क्वालिटी एश्योरेंस टीम आके इन लेक्चर्स को दोबारा से सुनती है और ये मेक श्योर करती है कि कहीं पे कोई टाइम का लैग नहीं है, कहीं पे कोई ऑडियो का इशू नहीं है, वीडियो का इशू नहीं है। तमाम चीज़ें जिस तरीके से टीचर्स ने गाइड की थी प्रॉपरली उसी तरीके से अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं। जब ये पोस्ट प्रोडक्शन का तीसरा स्टेज गुजर जाता है, अब ये वीडियोस ये स्मार्ट क्लासेस जाती हैं हमारी LMS या पोर्टल की टीम के पास, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन टीम कहते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन की टीम यहाँ पे 3 काम करती है। सबसे पहले तो इन स्मार्ट क्लासेस को पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड करते वक्त इनका प्रॉपरली नाम रखना, किसी भी लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर्स हमारे पास मौजूद हों, अच्छी डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर मौजूद हो कि इस लेक्चर के अंदर या इस क्लास के अंदर टीचर ने क्या पढ़ाया है। वो नाम, वो नॉमेनक्लेचर, नाम लिखने का तरीक़ाकार तमाम सब्जेक्ट्स के लिए कंसिस्टेंट है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे अगर किसी लेक्चर को रेफ़र करना हो तो आप आके पोर्टल पे आराम से उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये पहला काम है जो हमारी LMS की टीम करती है। दूसरा काम, जो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स उन लेक्चर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर बताए गए हैं, उनको पोर्टल पे अवेलेबल करती है, ताकि आपको एक लम्हे में याद आ जाए कि सर ने ये चार्ट इस तरीके से एक्सप्लेन किया था और ये इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, ताकि आपको दोबारा से उस लेक्चर को सुनना ना पड़े, और अगर सुनना पड़ भी जाए तो उसको नेविगेट प्रॉपर्ली किया जा सके, उसके नाम वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली मैंशनड हो। और तीसरी चीज़, LMS की टीम यानी हमारी पोर्टल की टीम ज़रूरी प्रैक्टिस मटीरियल, मॉक्स, असेसमेंट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स पोर्टल पर अपलोड करते हैं, ताकि आप उन क्लासेस को देखने के बाद अगर चाहें कि कोई क्विज़ है, कोई टेस्ट है, कोई मॉक है, कोई असेसमेंट है जो आप अपने लिए कंडक्ट करना चाहें, तो वो आप वहाँ पे प्रॉपरली कंडक्ट कर सकें और उसे सॉल्व करने के बाद इवैल्यूएट कर सकें कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं समझ में आई। तो इन 4 डिपार्टमेंट्स से ये चीज़ गुजरने के बाद आप तक पहुँचती है। जो 70-80 घंटे का कोर्स आप तक पहुँच रहा है, एक्चुअल में उसके पीछे 700-800 घंटे की मेहनत है, और उस मेहनत के चारों डिपार्टमेंट से गुजरने के बाद ये रिफाइंड प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, ताकि आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, आपको उससे फ़ायदा पहुंच सके, और ना सिर्फ आपके लेक्चर्स टाइम पर ख़त्म हो, बल्कि आपके लिए कंटेंट इंगेजिंग भी हो, आपको हमेशा याद भी रहे और आपकी पास करने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ भी करे। सो दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड बेसिकली। एक बात जहन में रखें, CA फाइनल के तकरीबन 4 से 5 पेपर्स इस वक्त कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और जाकर लैपटॉप के ऊपर अपना एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं। ये दिन दूर नहीं है कि ये कैफ में भी आ जाएगा, ये दिन दूर नहीं है कि कैफ में भी आए कैफ पेपर प्रिंटिंग को कट डाउन करेगा ड्यू टू क्लाइमेट इशूज़ या जो भी उसके पीछे एजेंडा है, पेपर प्रिंटिंग को कट डाउन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे हमारी एग्ज़ाम्स लेगा। तो जब हमने इवेंचुअली शिफ्ट ही एक डिजिटल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के ऊपर कर जाना है, तो आज हम अपना कंटेंट भी उसी तरीके से अगर देखें और जितना ज़्यादा डिजिटल के साथ एक्वेंटेड हों, उतना हम स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए इन स्मार्ट क्लासेस के तमाम फीचर्स थे, इनकी तमाम एट्रीब्यूट्स थे और इनकी तमाम ज़रूरत थी। हम आपके लिए जो है वो फ्लोर ओपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। थैंक यू सो मच।